नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लगातार आपकी जारी होगी। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है कला और संस्कृति। इसके अंतर्गत हम भारत की प्रमुख शैलियों का अध्ययन करने वाले हैं, जैसे नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, होयसल शैली, खजुराहो शैली, विजयनगर शैली, पाल शैली। इन सब का हम तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। इससे काफ़ी अच्छे प्रश्न बनाए जाते हैं, तो हम लोग इसमें तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा इन शैलियों को पढ़ने वाले हैं। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन शैलियों को हम लोग इसमें अच्छे से कवर करने वाले हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में इन चीज़ों को अच्छे से टिकल कर सकें। दोस्तों, इसमें हमने आर्ट एंड कल्चर विषय का जितना भी इसमें टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर विषय में यानी हमें जितने टॉपिक पढ़ने होते हैं, उसका सिलेबस भी डिस्कस किया है कि वास्तव में इसका सिलेबस कितना है और हमें पढ़ना कितना होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, अगर इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जितने भी वीडियो आगे के हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस क्या है? तो देखो, इसमें 6 टॉपिक हैं जो टोटली हमें पढ़ने होते हैं। 6 टॉपिक्स में देख लो आप। सबसे पहला टॉपिक है वास्तु एवं स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य और भाषा साहित्य। हर एक अपनी एग्ज़ाम की अपनी नीड होती है। तो वनडे एग्ज़ाम के लिए जैसे नृत्य का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वास्तु एवं स्थापत्य कला का टॉपिक इम्पोर्टेंट है और मूर्ति कला का टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ये वनडे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनाए जाते हैं। बाकी सिविल सर्विस के लिए कुछ मेंस के और कुछ प्री के पर्पस से एक टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफ़ी अच्छा रोल निभाता है। तो दोस्तों, देख लिया हमने कि इसमें 6 टॉपिक हैं, जिसमें भाषा साहित्य दर्शन के अंतर्गत हम लोग शास्त्रीय भाषा, भाषा एवं लिपि, धर्म एवं संप्रदाय, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन और द्रविड़ साहित्य इत्यादि को भाषा साहित्य दर्शन के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारे पास ये 6 टॉपिक हैं जो कला और संस्कृति विषय में पढ़ाए जाते हैं और हमें इन्हीं टॉपिक को पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण टॉपिक को ही कंप्लीट करेंगे। इसमें सिलेबस हमने इस वजह से बता दिया है ताकि आप कॉपी के पहले पेज पे इंडेक्स में सिलेबस ज़रूर लिख लें, ताकि आपको एक आइडिया, मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि कितना आर्ट एवं कल्चर का सिलेबस है और हमें कौन से टॉपिक पहले पढ़ने हैं या कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है, कौन से टॉपिक अभी बाकी रह गए हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब देख लेते हैं कि वास्तु एवं स्थापत्य कला के अंतर्गत क्या क्या आता है और हमें कैसे चीज़ों को कवर करना है। तो देखो, वास्तु एवं स्थापत्य कला के अंतर्गत इतना है कि जैसे इसको 3 भागों में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 भागों में बांट दिया है। प्राचीन काल में हड़प्पा, मौर्य, बौद्ध और गुप्त काल, ये 3 इसके पार्ट हैं, जिसमें से गुप्त काल से ही क्वेश्चन आते हैं। गुप्त काल को ही मंदिर वास्तुकला के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम जो प्रमुख भारत की शैलियाँ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, पाल शैली, होयसल शैली, उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली इत्यादि के बारे में हम गुप्त काल में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में ही मंदिर वास्तुकला को एक आधार मिला था, उसी से गुप्त कला से ही मंदिर वास्तुकला स्थापित हुई थी। मध्यकाल में इंडो इस्लामिक सल्तनतकालीन प्रांतीय मुगल वास्तुकला, आधुनिक काल में पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुनरुत्थानवादी, आधुनिकतावादी, इन कलाओं को पढ़ना होता है। आपको सिर्फ प्राचीन काल में गुप्त कला यानी मंदिर वास्तुकला के ही इस टॉपिक में पढ़ना है। बाकी ये सारा जो सिलेबस दिया है, ये यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के मेंस के हिसाब से दिया गया है। तो आपको सिर्फ इतना टॉपिक पढ़ना है, गुप्त कला यानी मंदिर वास्तुकला के बारे में। तो ये था सिलेबस। तो इसको एक बार थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाते हैं। ये आप वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो टोटल जो सिलेबस है हमारा ये है, आप लोग देख सकते हैं। आर्ट एवं कल्चर में ये 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक में पहला टॉपिक को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वास्तु एवं स्थापत्य कला, उसको हमने यहाँ पे लिखा है वास्तु एवं स्थापत्य कला। इसके अंतर्गत हमने बताया कि इसकी भी सब कैटेगरी हैं। सब कैटेगरी में हमने देखा कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक कला में, प्राचीन कला में ही हमको गुप्त यानी
मंदिर वास्तुकला के बारे में पढ़ना होता है। तो अब चलते हैं आगे, जो आज का टॉपिक है गुप्त यानी मंदिर वास्तुकला के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप लोग लिख लीजिए। चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग मंदिर या गुप्त वास्तुकला। चलिए, ये देखो हमने क्या किया है कि जो 3 शैलियाँ आपको ऊपर बताई, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, तो इसका आपको बता दिया है कि ये द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली इनकी लोकेशन क्या थी। तो भारत में देख लो, भारत में जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, उत्तर भारत का क्षेत्र हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक, ये हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर नागर शैली का निर्माण हुआ, यानी नागर शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ, यानी नागर शैली यहाँ पे प्रचलित हुई। इसे ही पंचायतन शैली का के रूप में जाना जाता है। अब विंध्य पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी, विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक के मुहाने तक बेसर शैली यानी चालुक्य शैली का विकास हुआ। ये कलर अलग देख रहा होगा आपको, पीले कलर से है, तो ये बेसर शैली का निर्माण हुआ। इन शैलियों की क्या विशेषता है वो आगे डिस्कस करी जाएगी, सिर्फ अभी ये आप समझ लो कि कौन सी शैली कहाँ पर प्रचलित हुई। इसके बाद कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक का, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र था, वहाँ पे द्रविड़ शैली यानी पल्लव शैली का विकास हुआ। तो हमने तीनों शैलियाँ समझ ली। ये प्रमुख शैलियाँ हैं, शैलियाँ बहुत हैं, जिसमें से आपको प्रमुख शैलियों में से यही पढ़ना है, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, और लास्ट में पाल शैली और विजयनगर शैली को भी हम बता देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ें समझ ली, इनकी लोकेशन को समझ लिया कि नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित थी, बेसर शैली मध्य भारत में प्रचलित थी और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित थी। अब आगे देखते हैं हम लोग कि गुप्त वास्तुकला या मंदिर वास्तुकला के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल में ही संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था। तो देखते हैं, संपूर्ण भारत में गुप्त काल में ही संरचनात्मक मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था। तो भारत मंदिर स्थापत्य के अंतर्गत 3 प्रमुख शैलियाँ प्रचलित थीं। 3 प्रमुख शैलियाँ प्रचलित थीं। तो कौन कौन सी 3 प्रमुख शैलियाँ थीं? तो 3 शैलियाँ थीं, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। इन 3 प्रमुख शैलियों के भी कुछ उप शैलियाँ थीं। ठीक है, जैसे नागर शैली की 3 अन्य शैलियाँ थीं। तो एक एक बारी बारी करके हम लोग इन इन सबको पढ़ेंगे। तो देखो, नागर शैली को ही पंचायतन शैली कहा जाता है। नागर शैली को क्या कहते हैं? पंचायतन शैली। बेसर शैली को कर्नाटक शैली या चालुक्य शैली के नाम से जानते हैं। द्रविड़ शैली को पल्लव शैली के नाम से जानते हैं। अब नागर शैली का हमने बताया हिमालय से विंध्य पर्वत तक का विस्तार था। बेसर शैली मध्य भारत में प्रचलन था और द्रविड़ शैली थी वो कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक, यानी कि दक्षिण भारत में जो विकास हुआ, द्रविड़ शैली का विकास हुआ। नागर शैली की 3 अन्य शैलियाँ थीं, यानी यानी उप शैलियाँ थीं, उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली और चालुक्य शैली। और बेसर शैली के मंदिर निर्माण में अगर योगदान देखा जाए तो वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और होयसल और राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया। द्रविड़ शैली में योगदान देखा जाए तो सातवाहन, पल्लव, राष्ट्रकूट और चोल वंशों के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण, उनका संरक्षण किया गया। तो द्रविड़ शैली, बेसर शैली और नागर शैली में ये कुछ मुख्य बातें थीं। अब हम लोग इनकी विशेषता, उनका डायग्राम समझते हैं कि इसके मंदिर किस तरीके से बने होते थे, क्या इनकी विशेषता थी। तो समझते हैं। सबसे पहले देखो, ये है नागर शैली और फिर है ये बेसर शैली है और इस तरफ है हमने लिख रखा है क्या? द्रविड़ शैली। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो स्पष्ट आपको समझ में आएगा, है ना। तो ये देखो, अब समझते हैं। ये नागर शैली है, ठीक है, यहाँ से नागर शैली, ये बेसर शैली, ठीक है। इस तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। ये द्रविड़ शैली। तो नागर शैली की विशेषताएं क्या थी? ये था मंदिर। मंदिर में सबसे नीचे वाला भाग होता था जगती, फिर होता था पीठ
और ये मंदिर का होता था गर्भगृह। गर्भगृह के ऊपर होता था शिखर। गर्भगृह में ही भगवान रखे जाते थे, देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी। इसके ऊपर होता था आमलक। आमलक के ऊपर कलश होता था, यानी कि जो कलश था वो आमलक पर ही स्थित होता था। तो इस तरीके के जो मंदिर का डिजाइन आप लोग देख पाएंगे वो नागर शैली के मंदिर पे बने होंगे, वो नागर शैली का कहा जाता है। जैसे अभी हाल ही में बनाया गया अयोध्या में राम मंदिर, उसकी भी आकृति कुछ इसी तरीके से बनाई गई है। तो वो भी किस तरीके से बना है, तो नागर शैली पे आधारित मंदिर बना है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग दक्षिण भारत में जो द्रविड़ शैली का विकास हुआ, द्रविड़ शैली के मंदिर किस तरीके से। इसमें भी जगती था, पीठ है, लेकिन इसमें एक नया शब्द था, अधिष्ठान जोड़ा गया था। और इसके भी मंदिर इस तरीके से बनाए जाते थे कि नीचे से चौड़े ऊपर से पतले, लेकिन इनके जो शिखर होते थे वो अधिक पतले होते थे, जिनको हम लोग विमान बोलते थे। क्या बोलते थे? विमान। अब इसके आगे दो मंडप इसमें होते थे, एक मंडप होता था और एक अर्ध मंडप होता था। मंडप और गर्भगृह के बीच में जो जगह होती थी उसको हम लोग अंतराल बोलते थे। क्या बोलते थे? अंतराल। यानी कि वही एक सभा हाल होता था जिसमें पुजारी, मंदिर के ट्रस्टी बैठ करके सभाएं आयोजित करते थे। मंदिर के संरक्षण, मंदिर के पूजा पाठ या मंदिर के निर्माण कार्य से लेकर के बातें किया करते थे, उसको बोलते थे अंतराल यानी सभा हाल। और बाहर एक गोपुरम स्थित होता था। तो गोपुरम क्या था? तो प्रवेश द्वार होता था। गोपुरम क्या था? प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहा जाता था। तो ये बातें हमने समझ ली कि नागर शैली के मंदिर और द्रविड़ शैली के मंदिर में क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन से चीज़ें जो ज़्यादा थी द्रविड़ शैली में और नागर शैली में, उन चीज़ों को देखा नहीं गया था। इनकी विशेषता देख लेते हैं। तो इनकी विशेषता में ये आयताकार होते थे। और इसी को देख लेते हैं नागर शैली को। मंदिर में 2 या 3 सीढ़ियाँ होती थीं। गर्भगृह के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था वो क्या था? शिखर था। गर्भगृह के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था वो नागर शैली में क्या था? शिखर था ये। ठीक है, ये गर्भगृह है जिसमें देवी देवता या भगवान जी की मूर्तियाँ रखी जाती थीं। और मंदिर की ऊंचाई क्या था कि देखा जाए तो नीचे से चौड़े और ऊपर से पतले होते थे। यही तो दिखाया गया है इसमें, किसमें? नागर शैली के मंदिरों में नीचे से चौड़े और ऊपर से पतले होते थे। मंदिर के चारों तरफ यानी चारों कोनों पे छोटे छोटे देवालय बने होते थे। देवालय का मतलब है देवताओं के छोटे छोटे कमरे नुमा बने होते थे जिसमें किसी न किसी देवता की मूर्ति रखी जाती थी। ठीक है, अब देख लेते हैं बेसर शैली में कि दोनों शैलियों का मिश्रण था। मंदिर का आकार आधार से लेकर के शिखर तक गोला या अर्धगोलाकार में था। ये विमान एवं मंडप को इसमें ज़्यादा महत्वता दी गई थी, किसमें? बेसर शैली में। द्रविड़ शैली में देख लेते हैं कि मुख्यतः अष्टकोटि के मंदिर होते थे, यानी 8 कोण के बने होते थे। ऊंची 4 दीवारी से घिरे मंदिर बने थे होते थे। मंदिर की संरचना पिरामिडा नुमा होती थी। ठीक है, मंदिर के परिसर के अंदर जलाशय भी होता था। प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। अभी नागर शैली के में ये बात नहीं बताई गई कि इसके अंदर जलाशय होता था कि नहीं। इसमें कोई गोपुरम स्थित नहीं था, यानी प्रवेश द्वार स्थित नहीं था। तो ये बात समझ में आ गई। आगे देख लेते हैं हम लोग इसी में। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से इसमें, जैसे अभी नागर शैली में ही 2-3 बातें और रह गई कि नागर शैली के गर्भगृह के बाहर देवी गंगा यमुना की प्रतिमा स्थापित की जाती थी। और द्रविड़ शैली के जो मंदिर के द्वार पर यक्ष यक्षिणी की मूर्ति स्थापित की जाती थी। ठीक है, तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लिख करके 1-2 बार रिवीजन करिएगा। और नागर शैली में ही मंदिर के प्रदक्षिणा पथ है, यानी कि जिसमें हम लोग पैदल चल कर के परिक्रमा करते हैं, वो पथ का निर्माण यहाँ पे किया जाता था। तो मंदिर, अब ये उदाहरण लिखे हैं हमने कि कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, वो किस शैली का है। तो आपने ये तो बात समझ ली। ये जो दिए गए मंदिर हैं ये नागर शैली के थे, बीच में बेसर शैली है और अंत में हमने यहाँ पे द्रविड़ शैली को लिख रखा है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये थोड़ा सा देख लेते हैं तुलना के तौर पर कि जो नागर शैली थी और द्रविड़ शैली थी उनमें हमने अभी ऊपर उनकी विशेषताएं पढ़ी। अब शॉर्ट में छोटा सा ये चीज़ समझ लेते हैं कि कौन कौन सी बातें थी जो नागर शैली में थी और कौन सी बातें थी जो द्रविड़ शैली में देखी नहीं गई थी।
जैसे नागर शैली में प्रदक्षिणा पथ था, यानी परिक्रमा करने का पद था, इसमें आपको नहीं देखा गया। ठीक है, इसमें गंगा यमुना की मूर्तियाँ स्थापित की जाती थीं मंदिर के बाहर। इसमें यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ स्थापित की जाती थी। इसमें पंचायतन शैली का प्रयोग किया गया था। इसमें गोपुरम नहीं था, और इसमें क्या था, गोपुरम और जलाशय स्थित थे। गोपुरम और जलाशय यानी मंदिर के अंदर जलाशय था, और जो गेट को मतलब प्रवेश द्वार था उसको गोपुरम कहा जाता था। तो यहाँ पे प्रवेश द्वार था, लेकिन इसमें गोपुरम नहीं था, इसमें जलाशय नहीं था। ठीक है, इसमें चार दीवारी नहीं होती थी। तो कुल मिला के ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा कि गोपुरम, चार दीवारी, जलाशय जैसी स्थिति नागर शैली के मंदिरों में देखी नहीं जाती है। लेकिन वही द्रविड़ शैली के मंदिरों में जलाशय, गोपुरम, सभा हाल, चार दीवारी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ भी सभा हाल, कोई सभा हाल नहीं था। तो ये मुख्य अंतर है जिनसे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पिछले साल जो RO ARO का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन शैली के मंदिरों में गोपुरम की स्थिति देखी जाती है। तो आपको तुरंत बताना है कि जो द्रविड़ शैली के मंदिर थे उसमें गोपुरम होते थे। गोपुरम का मतलब है प्रवेश द्वार होते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन से मंदिर आते हैं। इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मंदिर किस शैली पे बनाया गया है और कहाँ पे वो स्थित है। तो सबसे पहले देखते हैं नागर शैली पे। तो भीतरगांव का मंदिर कानपुर, दशावतार मंदिर झांसी, लक्ष्मण सेन मंदिर सिंहपुर, कंदारिया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश, ये चंदेलों ने बनवाया था। कोणार्क, जगन्नाथ और लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा शैली पर निर्मित मंदिर हैं। जो हमने अभी ऊपर 3 शैलियाँ आपको बताई, नागर शैली की उप शैलियाँ उड़ीसा शैली, चालुक्य शैली और खजुराहो शैली। तो उड़ीसा शैली के अंतर्गत कोणार्क का सूर्य मंदिर, जगन्नाथपुरी, लिंगराज मंदिर स्थित हैं। मुंडेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में, ये चालुक्य शैली पर आधारित मंदिर है। कंदारिया महादेव और लक्ष्मण देव मंदिर ये खजुराहो शैली पर आधारित मंदिर हैं। तो यानी ये जितने भी मंदिर हमने यहाँ पे लिखे ये किसके हैं, नागर शैली के मंदिर हैं। बेसर शैली के मंदिरों में कैलाश मंदिर एलोरा, एलोरा का कैलाश मंदिर है वो बेसर शैली पे बनाया गया है। आपको सिर्फ एक ही उदाहरण इसमें याद करना है। दक्षिण भारत यानी द्रविड़ शैली का मंदिर देख लेते हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, गंगई कोट चोलपुरम मंदिर ये शिव मंदिर है। महाबलीपुरम का रथ मंदिर, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु, कैलाश नाथ मंदिर अभी हमने बताया कैलाश मंदिर ये एलोरा का कैलाश मंदिर ये बेसर शैली पे बना है, लेकिन कैलाश नाथ इसमें नाम पे अंतर है। तो कैलाश नाथ मंदिर जो है वो कांचीपुरम तमिलनाडु, ये द्रविड़ शैली का मंदिर है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु, रंगनाथ स्वामी मंदिर कर्नाटक में है, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है। तो ये जो मंदिर हमने आपको बाद में बताया ये सब किस में है, तो द्रविड़ शैली में स्थित मंदिर हैं। इनकी लिस्टिंग बना लीजिएगा, लिस्ट बना लीजिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमने तुलना तो आपको बता ही दी, ये तुलना पे ही ज़्यादा फोकस करिएगा। विशेषता आप एक बार छोड़ भी दीजिएगा, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन आप कर लीजिएगा कि किसमें जलाशय था, किसमें गोपुरम था, किसमें चार दीवारी थी, किस शैली में नहीं था। आगे देख लेते हैं पाल शैली और विजयनगर शैली। तो पाल शैली का विकास जो हुआ था 11 और 12वीं शताब्दी में हुआ था। पाल शैली के अगर मुख्य केंद्रों की बात करी जाए तो नालंदा, विक्रमशिला, उदंतीपुरी और सोमारूप ये इसके मुख्य केंद्र हुआ करते थे। विजयनगर शैली की अगर बात करी जाए तो विजयनगर शैली में मुख्य रूप से सोमेश्वर मंदिर, शिव मंदिर और वीरभद्र मंदिर और लेपाक्षिर जैसे मंदिर देखे गए थे। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक था मंदिर से निर्माण यानी कि भारत की प्रमुख शैलियों से। तो ये वीडियो आप लोगों को शायद अच्छा लगा होगा। इसका जो भी हमने इसमें मैटर लिखा है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको एक बार तैयार कर लीजिएगा। और इसका जो कला एवं संस्कृति का हमने सिलेबस आपको बताया, इस सिलेबस को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। सिलेबस से आपको एक आइडिया लग जाता है कितने टॉपिक हमने इसमें पढ़ लिए, कौन से टॉपिक अभी बाकी है जो हमको आगे पढ़ना होता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।